नहीं, अगर मैं कोई गलत लाइन लेता हूं तो आप उसको कटवा दीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मैं जिस बात को कह रहा हूं, ये 2 खेमे बनाए आप लोगों ने बनाए, और जब आपकी पार्टी की मीटिंग होती है तो पार्टी की मीटिंग में 100% उपस्थिति कभी रहती है क्या? चाहे मेरी पार्टी की मीटिंग हो, चाहे आपकी पार्टी की मीटिंग हो, लेकिन आपने उस पार्टी का आधार लेकर के, व्हिप का उल्लंघन मान करके रात को 10 बजे इस सचिवालय में आकर के रात को कागज़ निकलवा कर रात को 1 बजे घरों में चस्पा कराने का काम, ये लोकतांत्रिक परंपरा थी? उसकी पालना करते हुए किए। मैं एक पहले इंटरव्यू एक में बोलूँगा, मैं फिर बोलूँ, ये काम असेंबली सेक्रेटरीट का था। प्लीज अंडरस्टैंड इट, प्लीज लेट मी वेरी क्लियर, कोई चीज़ें कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, प्लीज गो थ्रू द रूल्स। रूल 7 में लिखा हुआ है कि आप लिखित टिप्पणी मांगेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड इट। मेरे पास कोई एक कंप्लेंट आई, एक अध्यक्ष के रूप में उस कंप्लेंट को डिस्पोज करने के लिए जो उसमें नियम में लिखा हुआ था कि दूसरे सदस्य की क्या लिखित टिप्पणी है, ये काम किया है, दैट्स ऑल। सरकार का इसमें कोई रोल है? ये रोल है असेंबली सेक्रेटरीट का, सो डोंट कंफ्यूज इट। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, वर्ड यूज करना चाहता हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को सर्कमवेंट करके, वर्ड आई एम यूजिंग इट वंस अगेन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को सर्कमवेंट करके कोई पॉलिटिकल एंड्स को प्राप्त करने का काम ये सीपी जोशी अध्यक्ष के रूप में नहीं होने देगा। इसलिए मेरी जिम्मेदारी मैं जानता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ बहुत गंभीरता से, लिखित टिप्पणी और शोकाज में डिफरेंस है। लिखित टिप्पणी मैंने मांगी, उसके बाद मेरा विवेक का उपयोग लेकर मैं काम करता है, दिस इज शोकाज। लिखित टिप्पणी का मतलब ये नहीं होता खाली उसका जांच करनी थी वो क्या कहना चाहते हैं। मेरा ये जो अधिकार है, इस अधिकार को कटारिया जी और माननीय सदस्य यदि इस अधिकार की भी रक्षा करने में यदि कंफ्यूज करते हैं तो इस सदन की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर जुडिशियल डिटरमिन करेगा हर चीज को। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्लीज गो थ्रू द रूल्स। आई हैव अडेयर टू द रूल्स। रूल सेज वेरी कैटेगरिकली, रूल 7 दल बदल का, कि आप लिखित टिप्पणी मांगेंगे 7 दिन में वो जवाब दे सकते हैं। कम से कम सुनिए मेरी बात को, मेरे विधायक जिस सदन को मैं चला रहा हूं उसमें मुझे भी मेरे पे विश्वास नहीं कि मेरे से आगे कहते कि साहब आपने ये मांगा, उसमें समय दिया जाए नहीं दिया जाए, मैं नहीं देता, मैं कोई निर्णय कर लेता तो समझ में आता। पर एक अध्यक्ष नियम और कानून के अंतर्गत काम करे, लिखित टिप्पणी मांगे, उस लिखित टिप्पणी को सरकार के ऊपर डोले, ये सरकार का नहीं है, जिम्मेदारी मेरी है। यदि इस पर कुछ हुआ है तो ये काम मेरे द्वारा किया गया और किसी के द्वारा नहीं किया गया। मैं आपकी बात को थोड़ा सा या तो समझाने में मैंने कोई कमी रह गई। मैं कहता हूं कि कल सवेरे भी होता था, सवेरे भी नोटिस भेजे जा सकते थे। ऐसी इमरजेंसी क्या आ गई? मुझे इस पर है केवल, मुझे ये नहीं है कि आपके मैं अधिकारों को चुनौती नहीं दे रहा हूँ, आपके अधिकार हैं, उन अधिकारों का आप उपयोग करें, लेकिन जन सामान्य को समझाने के लिए कोई तो भी ऐसा रीजनेबल कारण तो होना चाहिए कि अगर मान लो सवेरे 10 बजे ये निकाला तो इसमें ये आफत पड़ जाने वाली है जिसके कारण से बहुत आवश्यक है। इस बात पे बात कह रहा हूँ। और मैं सोचता हूँ उसके बाद भी सरकार जब ये पहले दिन आ सकती थी तो ये डिले किसने किया? ये 34 दिन खराब क्यों किए? आपने इसको ले जा करके क्यों कोर्ट कचहरी में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्यों उलझाया? और उलझाने के बाद भी आप कहाँ गए? राज्यपाल के पास गए, वो भी उलझाने के लिए गए। आप उनसे कोई आप हल निकालने के लिए नहीं गए। नहीं तो एक लाइन के प्रस्ताव में राज्यपाल और सबकी पहली प्रायोरिटी बनती है कि सरकार के प्रति अविश्वास है या मेजॉरिटी कम है तो हाउस के फ्लोर पर हम इसको सिद्ध करना चाहते हैं, इसमें किसी को क्या ऐतराज़ हो सकता है। लेकिन आप गए भी सही राजभवन में, कभी क्या लिख के ले गए, कभी क्या लिख के ले गए, कभी क्या लिख के ले गए, और आपने तो उनको फरमान ही जारी कर दिया कि 31 तारीख को सदन बुलाना पड़ेगा, जैसे कोई आपके हुक्म की पालना के लिए बैठा हुए, आपके आदेश की पालना के लिए बैठे हैं वहाँ। मैं सोचता हूँ हमारा जो अधिकार है, हमारा अधिकार है मंत्रिमंडल की जो अनुशंसा है उस अनुशंसा को राज्यपाल के पास भेजते हैं। राज्यपाल का सामान्यतः अपने विधान के अनुसार उस अनुशंसा पर अपना जो भी संवैधानिक तरीका होता है उसके अनुसार से निर्णय लेते हैं। पर ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 31 तारीख को बुलाओ, क्यों? अच्छा वार था, मुहूर्त निकाला हुआ था, किसी ज्योतिष ने बताया था, और उसके कारण से डिले हुआ। और फिर डिले होने के बाद भी आपने जिस प्रकार का कृत्य किया ना,
वो कृत्य हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा गया है कि अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री सार्वजनिक टीवी के ऊपर ये कहें कि अगर राज्यपाल ने निर्णय नहीं किया तो जनता घेर लेगी, यहाँ तक भी ठीक है, घेर लेगी, ये तो कह सकते हैं अपन लोकतंत्र में, लेकिन मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, तो दादा भाई किसकी होगी? किसकी होगी? इसके बारे में तो कम से कम आप जैसे सीनियर व्यक्ति से मैं ये उम्मीद नहीं करता था, पर आपके अंदर इतना जहर भर गया था कि आपने बोलते समय इस बात का ध्यान नहीं रहा कि मैं गृह मंत्री भी हूँ, मैं इस राज्य का मुखिया भी हूँ, मुझे इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए नहीं। जनता घेर लेगी, इसको भी समझ सकते हैं लोकतंत्र में, लेकिन ये नहीं समझ सकते कि राजस्थान का मुख्यमंत्री और राजस्थान का गृह मंत्री राज्यपाल को ये धमकी दे कि मैं जिम्मेदार नहीं होगा, तो कौन जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार होगा? और वो बार बार आपको लिख करके एक लाइन में दे रहे हैं कि आप रीजन तो समझाओ। आप ये सदन तुरंत इस समय कोरोना की महामारी के समय, अध्यक्ष महोदय, आपने जब सदन हम चल रहा था मार्च के समय में, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इस कार्यक्रम दे दिया था। उस कार्यक्रम को भी आपने इस कारण से नकारा कि जिस प्रकार की बीमारी का फैलाव हो रहा है और जिस प्रकार की आज हम सब लोगों की जनप्रतिनिधियों की फील्ड में आवश्यकता है, इस बात को ध्यान में रख करके आपने सदन को उसी दिन स्थगित किया। समझ में आ सकता है, उसके बारे में किसी को कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन उसके बाद आपने इस एक महीने में इन बाड़ाबंदी के कारण आपकी सरकार के जिस प्रकार के काम रहे, उसके कारण से उस दिन 2 लोग मरे थे और उस दिन सैकड़ों की तादाद में अपनी संख्या थी। आज 56,000 आंकड़ा पहुंच रहा है और इस 56,000 का आंकड़ा जब आपने शुरू किया ना, जब आज बाड़ेबंदी में गए थे, तब 5,400 समथिंग उस समय बिल्कुल जो हॉस्पिटलाइज थे, आज 14,000 है। कोई जवाब दे सकेगा उन माता पिता को, उन बच्चों को जिनके घर के परिवार के लोग इस महामारी के कारण से इस संकट से जूझ रहे हैं? किसके पास जाकर के कहें, किसके पास जाकर के बताएं? मैं सोचता हूं कि इस बारे में सोचना चाहिए। और बार बार आपका एक ही टारगेट, भारतीय जनता पार्टी। अरे यार, सरकार चला रहे हो, भगवान मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अगर गुलाबचंद कटारिया ने दोष किया तो जेल भेजो ना यार, कौन मना करता है? सरकार आपकी, पुलिस आपकी, एक दिन तो मुकदमा दर्ज कराते हैं चीफ व्हिप आपके, और मुकदमे भी 124 की धारा आपके भी लगाते हैं, और राजस्थान के मुख्यमंत्री पर भी धारा 124। वाह भैया एसओजी, और उप मुख्यमंत्री पर भी 124, और फिर घूम करके एफआईआर लगानी पड़ी। क्या कारण है भाई? ये आपकी पुलिस की व्यवस्था है या पुलिस के काम में दखलंदाजी है? पुलिस को जिस ढंग से आपने हैंडल किया ना, उसके कारण से आप में इसमें समस्या को उलझाते चले गए। और जब आपने उनको 124 लगाया तो आपकी पुलिस वहाँ गुड़गांव में क्या गीत गाने गई थी? क्या करने गई थी? इतने दिनों तक आपके ऑफिसर वहाँ क्यों पड़े रहे? अगर वो वास्तव में दोषी थे, गिरफ्तार होना था, तो फिर वो आपसे आकर प्रेम से चाय कैसे पी रहे थे? इन दोनों का जवाब राजस्थान की जनता चाहेगी आपसे। आप दूसरों के ऊपर पत्थर फेंक करके नहीं बच सकोगे। जिस प्रकार का कृत्य हुआ ना, उस कृत्य के कारण से आपने 2 लोगों को, मैं सोचता हूँ अगर मुझे नाम सही याद है, एक अशोक सिंह और एक कोई भरत मालानी, 2 लोगों को कोई आपने टैपिंग के आधार पे पता किया ये सरकार गिराना चाहती है। टैपिंग करने का सरकार का, होम डिपार्टमेंट का अधिकार है, मैं इसको चुनौती नहीं देता हूँ, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि परमिशन लेके किया या इलीगल किया? परमिशन लेकर के किया माना जा सकता है, और बिना परमिशन से किया तो आपने पुलिस को अपने व्यक्तिगत काम में डालकर इस पुलिस का कर्तव्य को च्युत किया है और पुलिस की प्रतिष्ठा को दांव पे लगाया है। अपने स्वयं के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आप पुलिस का कानून के बाहर निकल करके उपयोग करोगे। आपका ओएसडी कौन होता है जो किसी चीज को टैप करके और उसको वायरल करता है? मैं सदन के माननीय सदस्यों, पक्ष के हो या विपक्ष से हो,
अगर इस प्रकार का कृत्य अगर राजनेता अपने ओएसडी के माध्यम से कराता है, इससे बड़ा मुल्जिम और कोई नहीं हो सकता है। उसने किस अधिकार से कराया, किस कानून से कराया, उसे कौन अधिकार था जिसके कारण से उसने वीडियो और उसके आधार पर आप मुकदमा दर्ज करते हो? मैं सोचता हूं पुलिस का भी इकबाल चला गया। क्या होता है, ट्रांसफर कर देते, जहन्नम में डाल देते, लेकिन कम से कम कानून की ये धज्जियां उड़ करके राजस्थान का यह नजीर हिंदुस्तान के सामने तो नहीं जाता कि हम किस घृणित काम है। और ये जो आपने जो पुलिस का जो पहरा लगाया ना दोनों कैंपों में, ये क्या आपकी नौकर थे जो आए? कौन देगा जवाब इस बात का? जैसलमेर में आपने किलाबंदी में जो पुलिस लगाई थी, ये क्या राज को पैसा जमा करके लगाई थी क्या? अपनी सरकार बचाने के लिए पुलिस का दुरुपयोग करते हो और उसके बाद कहते हो कि हमने बहुत अच्छा काम किया। मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में हमारे जितने अधिकार हैं उसका आप उपयोग करिए। अगर आपको इसके बाद भी पुलिस की जरूरत पड़ी है, पैसे जमा करके पुलिस को आप ले सकते हो काम में, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केवल और केवल राज के डंडे के आधार पर अगर पुलिस को उसकी ड्यूटी से बाहर काम देते हो, ये भविष्य के लिए अच्छा सिंबल नहीं होगा। इसको बराबर ध्यान में रखने का प्रयास करिए। इतना मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। संसदीय कार्य मंत्री जी का तो कुछ कह भी नहीं सकता। उन्होंने आज विश्वास मत पर भी पुराने इतिहास उखाड़ा, ये भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार। आपके लोग घास खा के जेल गए कि नहीं गए? टेलीफोन तार खा के जेल गए कि नहीं गए? खेल का सामान खा के जेल गए कि नहीं गए? मकान खा करके महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री गया कि नहीं गया? जिस पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर जेल की सजा में रह करके और जमानत पे छूट के आए, जिसका अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष अभी जमानत पे छूटे हुए हैं, वो हम पर आरोप लगाते हैं, हम पर आरोप लगाते हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर, जो माननीय सदन के सदस्य नहीं है उनके बारे में नहीं बात कर सकते। नाम नहीं लिया। पार्टी का अध्यक्ष रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया हो, जिस पार्टी का अध्यक्ष रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया हो, वो हमसे सवाल पूछता है। अगर पार्टी का अध्यक्ष पकड़ा गया तो सजा पाया, इसमें क्या कर सकते हो? आपने भी अगर मुझे कोई दोष करते हुए पाया तो सरकार चला ले, झुंझुना नहीं बजा रहे हो। करो ना कार्रवाई, करो करो कार्रवाई करो, हिम्मत हो तो। केवल बहानेबाजी करके चले जाओ, बीच के रास्ते में बात को छोड़ देते हो। मेरी विनम्र आपसे प्रार्थना है कि जिस अशोक सिंह को आपने पकड़ा, जिस संजय जैन को आपने पकड़ा, इतने दिनों को कस्टडी में है, अगर उसने कोई विषय बताया हो, बीजेपी का कोई लीडर उसमें आया हो, उसके पूरे का पूरे तथ्य अगर आपने संभाला तो सार्वजनिक करो ना यार, दबा के क्यों बैठे हो? केवल और केवल आरोप लगाकर दूर हट जाते हो। ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं सोचता हूं कि इस तरह की बात करना उचित नहीं होगा। आपके विधायक गुजरात क्यों गए? हमारे विधायक गुजरात क्यों गए? हम आपको देखकर गए थे क्या? अगर इसकी सच्चाई को देखो, है ना, जब आप भागती सेना होती है ना, हारती सेना, तो कहीं भी हमला कर देती है। हमला करने के पहले समझदारी है कि अपनी सुरक्षित मोर्चा ले ले। इसमें क्या ऐतराज है आपको? क्या ऐतराज क्या है? कोई ऐतराज नहीं है। मैं सोचता हूँ समझदारी है, इसमें क्या बात है? अगर जब आप दोनों इससे भिड़ रहे हो कि कोई रोज गिनती इधर लगा रहा, कोई गिनती इधर लगा रहा, हम तो आपका नाटक देख रहे थे। और उसके कारण से अगर आपने देखा हो कि हमने कोई काम किया तो कोई बुरा काम तो नहीं किया, मैं सोचता हूँ। और मुख्यमंत्री जी का पत्र अब की बार तो कमाल ही कर दिया, और उससे सारी फिजा बदल गई, सारी फिजा बदल गई। मैं सोचता हूँ फिजा तो घर की बदल दो भैया, बाकी काम तो बाद में भी अपन और कर लेंगे। पहले संभालो तो घर को संभालो, उसके बाद किसी को संभालना हो तो करो। मैं सोचता हूँ इसके बारे में आपको एक और बड़ा जोर जोर से बोल, भूखे नहीं मरने दिया। मेरा दावा है, मेरा दावा है, मैं बात नहीं कह रहा हूँ। ये जो तुमको जो इस राजस्थान सरकार को जो राशन मिला ना, अप्रैल के महीने से ले अब तक और आगे नवंबर तक, ये दिल्ली सरकार का माननीय मंत्री जी किस मुख्यमंत्री जी को बोलना है? कुछ बात मुख्यमंत्री जी को बोलना है, जवाब दे देंगे, क्यों चिंता कर रहे हैं आप? ले बेटा प्लीज। मैं सोचता हूँ कि प्लीज इसके बारे में सच्चाई रिकॉर्ड से देख लेना।
कि आपको 67 लाख टन अनाज मिला कि नहीं मिला इनको फ्री देने के लिए? क्या ये सच नहीं है कि हिंदुस्तान में आपको अकेले को नहीं, हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को, कितने 80 करोड़ लोगों को नवंबर महीने तक हर व्यक्ति के यूनिट के हिसाब से 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने की घोषणा केंद्र सरकार के पैसे से है कि नहीं है या नहीं है? मैं इसको जानना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आपके मुंह से जानना चाहता हूं कि वास्तव में राजस्थान को भी उस प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत ये अन्न प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, इस बारे में थोड़ा सा बता दे तो पता लग जाएगा। मैंने पहले भी किया, मैं पहले दिन से आपसे प्रार्थना कर रहे थे कि इस विश्वास मत को लाने की आवश्यकता नहीं थी। पहले ही दिन अगर चाहते तो आप इस सदन का 34 दिन बर्बाद होने से बचा लेते। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप अपने अपने क्षेत्र में जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि इस 30 दिन में इस कोरोना की महामारी से जिस प्रकार का दृश्य गांवों में और शहरों में खड़ा हुआ है, रोंगटे कांप देता है। एक ही परिवार का 3 साल का बच्चा भी है तो उसकी पत्नी है, उसका बच्चा है, कौन कहाँ है, मर जाने के बाद उसकी लाश देखने का भी उसको अवसर नहीं मिलता है। ऐसे समय में हम कुछ ज़्यादा तो नहीं कर सकते, पर कम से कम यार जो बाथरूम साफ नहीं है वो तो बाथरूम तो समय पे साफ करा सकते हैं। अगर उनको कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो समय पे उपलब्ध कराने का तो काम कर सकते हैं। हमारे पास जो पैसा है, साधन है, उन साधनों से व्यवस्था में सुधार करके उस आदमी के हौसले को तो बढ़ा सकने का काम करते हैं। पर हम तो सब बंद हो गए। क्यों? क्योंकि हमें तो सत्ता चाहिए, बाकी जनता जाओ भाड़ में। केवल और केवल सत्ता बनाए रखने के इस संघर्ष में आपने राजस्थान की 7 करोड़ जनता को जो भगवान के भरोसे छोड़ा है। आप और मैं यहाँ भले हाँ हूँ करके प्रस्ताव पास कर देना, लेकिन राजस्थान की जनता ये प्रश्न हमेशा खड़ा रखेगी कि आखिर ये सरकार बंद हुई तो क्यों और खुली तो क्यों? किस कारण से बंद हुई और किस कारण से खुली, इसका कोई स्पष्टीकरण तो करे, कम से कम समझ में तो आए कि वास्तव में बंद किसने किया और खोला किसने। अगर यही समझौता होना था तो पहले ही कर लेते, मुझे क्या तकलीफ थी। लेकिन आपने इस बारे में नहीं देखने का कोशिश नहीं की। ये मैं सोचता हूँ कि आपने जो बात है बहुत की, हमने ये कर दिया ये कर दिया। सच में यार अभी सरकार चला रहे हो इसलिए आपका चश्मा बदला हुआ है, लेकिन धरातल पर जब जाओगे ना तब आपको इस समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हमने 18-19 महीने, मेरी आज भी चुनौती है, आपने 2 बजट राजस्थान के पेश कर दिए हैं और 2 बजट के अनुसार अगर किसी में मादा बचा है तो डिपार्टमेंट वाइज एक यहाँ आप सूची पेश कर दो कि हमने ये पैसा तो स्वीकृत किया था पिछले बजट में, ये अब ये काम तो पूरा हो गया और इतना बजट खत्म हो गया। अभी भी वो पाइपलाइन में ही चल रहा है, पाइपलाइन में। अभी कोई आपका टेंडर प्रोसेस में, कहीं टेंडर स्वीकृत में, कहीं काम शुरू हुआ, कहीं नहीं हुआ। और जिस नरेगा के नाम से आप थपथपाई रहा, वो तो आपके उप मुख्यमंत्री की मेहनत ठीक नहीं थी। नरेगा उनके पास था ना। इस व्यक्ति ने मेहनत करके अगर राजस्थान को नंबर 1 का नरेगा में मजदूर लगाने का काम किया तो सर्टिफिकेट दिया या धक्का मारा? 45 मिनट में अपने बात समाप्त करेंगे और क्या सदन के नेता मुख्यमंत्री जी 30-45 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। एक सबसे अनुरोध मेरा अधिकार है अध्यक्ष जी। सदन की गरिमा, प्लीज आप लेट मी नो अध्यक्ष जी। एक लेट हिम यील्ड। आप यू खड़े तो लेट हिम यील्ड फर्स्ट, देन यू कैन स्पीक प्लीज। अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष प्लीज कई बार मेरा नाम लेकर उल्लेख किया और बहुत सी बातें मेरे संदर्भ में सदन में रखी। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि मैं, मेरी कार्यशैली, मेरा पद, मेरी पार्टी